अब बात करेंगे हम एक और अलग, इसमें और बिंदु बताया गया है, उपभाषा। अब ये क्या होता है? उपभाषा अर्थात इसके अंदर उपसर्ग लगा हुआ है और भाषा इसमें मूल शब्द है। अब उपभाषा क्या है? उपभाषा होता है बोली के जिस रूप को, अर्थात ये एक बोली का ही एक रूप होता है, और इस बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग, अब पढ़े लिखे कौन है? पढ़े लिखे लोग अर्थात जो लेखक होते हैं, कवि होते हैं, आलोचक होते हैं, उपन्यासकार होते हैं आदि, ये कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम कहते हैं कि पढ़े लिखे लोग। अर्थात वो क्या करते हैं, लेखक होता है वो क्या करेगा, कोई ना कोई लेख लिखेगा, ठीक है। कवि है वो क्या करेगा, कोई ना कोई कविता की रचना करेगा। आलोचक क्या करेगा, किसी की आलोचना करेगा, उसके अंदर बताएगा कि क्या उसमें बुराई है, क्या उसके अंदर अच्छाई है। उपन्यासकार क्या करेगा, उपन्यास लिखेगा। तो उपभाषा का मतलब होता है जिस बोली के, अब बोली का ही एक रूप है ये, अर्थात बोली के अंदर वो क्या करेगा, या तो कोई कहानी लिखेगा, या कोई कविता लिखेगा, या कोई उपन्यास लिखेगा, किसमें, बोली में, न कि भाषा में। देखिए मैं फिर आपको बता देना चाहता हूं कि इसके अंदर बोली का ये एक रूप होता है जिसके अंदर क्या करते हैं लोग, यानी कि लेखक होते हैं या जो राइटर होते हैं, कविता लिखने वाले या कवि, जो आलोचक होते हैं, वो क्या करते हैं, उस बोली के अंदर क्या करते हैं, वो एक अपनी रचना करते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा रामचरितमानस। अब ये एक रामचरितमानस है ना, ये एक बहुत अच्छा ग्रंथ माना गया है। किसकी दृष्टि से? एक धार्मिक दृष्टि से, क्योंकि इसमें भगवान राम के बारे में पूरा चरित्र चित्रण किया गया है। किसके द्वारा? तुलसीदास जी के द्वारा। अब तुलसीदास जी ने ये जो रामचरितमानस लिखा है वो किस में लिखा है? ये अवधी भाषा में लिखा है। अब ये अवधी भाषा मैंने क्यों बोली है, क्योंकि ये एक भाषा नहीं है प्यारे बच्चों। अब कुछ लोग इसको क्या कहते हैं, अवधी एक भाषा है, जबकि अवधी भाषा नहीं है, वो एक बोली है। वो क्या है, एक बोली है। और बोली के अंदर उन्होंने क्या कर दिया, रामचरितमानस एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिख दिया, इसलिए इसको हम कहते हैं उपभाषा। एक बहुत अच्छे है और भी हुए हैं लेखक, कवि, उन्होंने भी क्या किया, बिहार के हैं वो, उन्होंने भी है ना अपनी क्षेत्रीय जो भाषा है, अर्थात ये एक भाषा होती है, बोली का जो क्षेत्रीय रूप होता है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया, उसकी रचना की, कविताओं की, इसलिए वो भी क्या कहलाए, एक अच्छे कवि के रूप में प्रकट हुए हैं। अच्छे कवि के रूप में उन्होंने साहित्य लिखा है। तो ये उन्होंने एक भाषा के अंतर्गत नहीं लिखा, बल्कि एक उपभाषा के अंतर्गत लिखा, क्योंकि उपभाषा क्या होता है, बोली का एक सीमित रूप होता है, और वो सीमित रूप जिसके अंदर पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, अपनी कविताओं की, अपने लेख की, या कोई आलोचना करते हैं किसी की। तो भाषा जो पढ़े लिखे लोग अपने विचारों के अंतर्गत अपना करके उसको किसी कहानी में या किसी आलोचना में या किसी उपन्यास में उसको क्या कर देते हैं, लिख देते हैं। उस भाषा को या बोली को, क्योंकि वो भाषा नहीं है, वो एक बोली है, और बाद में उसके अंदर उन्होंने क्या कर दिया, बोली के अंदर उन्होंने साहित्य रचना कर दी। तो साहित्य रचना करते ही वो क्या बन जाती है, एक उपभाषा का रूप ही हो जाती है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि उपभाषा क्या होती है। अब इसके अंदर मैंने बताया आप लोगों को कि उपभाषा के अंदर मैंने बताया कि वो क्या होती है, उसके अंदर उपभाषा में
मैंने बताया कि ये बोली का ही रूप होता है, अर्थात बोली का रूप होता है। और बोली का रूप होने के कारण इसमें क्या होता है, साहित्य रचना होती है, साहित्य की रचना होती है। अब साहित्य की रचना किसी न किसी बोली में होगी। अब वो कौन कौन सी उपभाषाएं हैं जिनके अंदर है कवियों ने, लेखकों ने और अपनी है बोली के अंदर उन्होंने साहित्य की रचना की। तो प्यारे बच्चों, हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हिंदी की। किसकी? हिंदी की। हिंदी एक अपनी भाषा है और उसकी 5 उपभाषाएं हैं और उसके अंतर्गत बहुत सारी बोलियां हैं। अब उसकी मैं एक आपको है सारणी बना करके समझाऊंगा। तो पहली है इसके अंदर पश्चिमी हिंदी। क्या ये उपभाषा है? ये क्या है? एक उपभाषा है ये। अब इसके अंदर एक, अब बोली कौन कौन सी आती है? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू, बांगरू कौन सी आती है? हरियाणवी, और खड़ी बोली। अब ये क्या है? सारी की सारी बोलियां हैं। ये बोली हैं, ये उपभाषाएं हैं। और किसकी उपभाषाएं हैं? ये हिंदी की उपभाषाएं हैं। तो पश्चिमी हिंदी है वो एक क्या है? उपभाषा है। और उसके अंदर कौन कौन सी बोली बोली जाती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू और खड़ी बोली। अब ये खड़ी बोली भी क्या है कि, अब खड़ी बोली आप कहेंगे कि खड़ी बोली क्या है? तो खड़ी बोली आज हम जो गद्य के अंदर जो पढ़ते हैं, हिंदी जो पढ़ते हैं, वो एक खड़ी बोली का ही रूप है प्यारे बच्चों। अर्थात जो खड़ी अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो सारा का सारा वो किस में बोल रहे हैं? खड़ी बोली के अंतर्गत, अर्थात उसका ही एक जो विकसित रूप है, उसको हम ये कह सकते हैं कि खड़ी बोली का जो विकसित रूप है वो ही एक आज मतलब वर्तमान की जो हिंदी है उसका एक प्राचीन रूप है। तो इस प्रकार से हमने जाना कि पश्चिमी हिंदी के अंदर कौन कौन सी बोलियां आती हैं? बुंदेली, कन्नौजी, ब्रजभाषा, बांगरू और खड़ी बोली। दूसरा जो उपभाषा का रूप है वो है पूर्वी हिंदी। अब पूर्वी हिंदी अर्थात पूर्व के क्षेत्र में जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं, अर्थात इसके अंदर आता है, एक तो प्रथम बोली आती है अवधी, एक आता है अवधी छत्तीसगढ़ी, और एक आता है बघेली। अब ये जो तीनों हैं ये क्या हैं? बोलियां हैं। और ये क्या है? पूर्वी हिंदी एक क्या है? उपभाषा। जो अभी हमने तुलसीदास जी के बारे में जो चर्चा की थी वो क्या थी? अवधी एक बोली है और वो ही किसके अंदर आती है? वो एक पूर्वी हिंदी की उपभाषा। अब पूर्वी हिंदी की उपभाषा की बोली है कौन सी? अवधी। और अवधी के अंदर रामचरितमानस की, राम के बारे में जो वर्णन किया है तुलसीदास जी ने, वो किसके अंदर किया उन्होंने? अवधी भाषा में। तो अवधी भाषा है वो पूर्वी भाषा की क्या है? एक बोली है। और हिंदी की जो उपभाषा है वो क्या है? एक पूर्वी है, पूर्वी हिंदी। अब जो तीसरा रूप है वो पढ़ेंगे हम, अर्थात तीसरा जो भाषा है उपभाषा वो है बिहारी, बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी के अंदर कौन सी आती है? मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये तीन बोलियां, सॉरी, ये उपभाषा है हिंदी की तीसरी। और इसके अंदर बोली है मैथिली, मगही और भोजपुरी। ये
किसकी बोलियां हैं? ये मैथिली जो उपभाषा, सॉरी बिहारी जो हिंदी है उपभाषा, उसकी ये तीनों बोली आती हैं। अब नेक्स्ट 4th नंबर, पहाड़ी हिंदी। ये भी एक उपभाषा है। अब पहाड़ी हिंदी के अंदर जो पहाड़ी अंचल है हमारे भारत देश का, उसके अंदर जो बोली जाने वाली जो बोलियां हैं उनका रूप है वो पहाड़ी हिंदी में आता है। तो अब इसके अंदर एक तो आती है गढ़वाली, एक आती है कुमायूनी, और एक आती है कुल्लुई। अब ये सारी ये कुल्लू क्षेत्र में बोली जाती है, कुल्लू क्षेत्र में। गढ़वाली है, कुमायूनी है, ये क्या है? पहाड़ी हिंदी है। क्योंकि पहाड़ों के अंतर्गत जो क्षेत्र हैं या जो वहाँ के नगर हैं उनके अंदर जो बोली बोली जाती है उनको हम क्या कहते हैं? पहाड़ी हिंदी। यानी कि वो भी हिंदी का ही रूप है। अगर आप जाकर के ना हिमाचल के अंदर जाकर के देखेंगे तो आपको लगेगा कि वो लोग क्या बोल रहे हैं? हिंदी बोल रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे शब्द मिलेंगे वहाँ के जो आंचलिक शब्द है या क्षेत्र विशेष के शब्द हैं वो आपको आपकी भाषा से, अर्थात हम राजस्थान के यहाँ से राजस्थानी हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या उनकी भाषा में, उनकी बोली में और हमारी बोली में दोनों में अंतर है। क्योंकि उनकी वो जो बोली है वो कौन सी है? उपभाषा कौन सी है? वो पहाड़ी हिंदी है। और हमारी वो कौन सी है? हमारी है वो है क्या? हमारी राजस्थानी। तो उसमें राजस्थानी यानी कि वो राजस्थानी हिंदी बोलते हैं इसको। जो अंत में जो 5वां रूप होता है वो होता है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी आती है? पहली आती है जयपुरी, मालवी, मारवाड़ी, निमाड़ी और भीली। ये सारी की सारी क्या हैं? ये बोली हैं। और ये किसके अंदर आती हैं? वो राजस्थानी हिंदी जो उपभाषा है, यानी कि हिंदी की मैंने 5 उपभाषाएं बताई थी आपको। कितनी भाषाएं बताई थी? 5 उपभाषाएं। वो किसकी हैं? हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। तो जो अंतिम जो उपभाषा है हिंदी की वो आती है राजस्थानी हिंदी। अब राजस्थानी हिंदी में पहली बोली है वो जयपुरी, दूसरी है वो मालवी, तीसरी है वो मारवाड़ी, चौथी है वो निमाड़ी और 5वीं आती है वो भीली। तो इस प्रकार आज हमने जाना कि भाषा की परिभाषा क्या होती है, उसके कितने रूप होते हैं, और बाद में हमने जाना संसार की कौन कौन सी भाषाएं हैं। फिर हमने जाना बोली के बारे में, और बाद में हमने जाना उपभाषा क्या होती है। उपभाषा के अंतर्गत हमने जाना कि हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं। तो मैंने बताया कि 5 जो उपभाषाएं होती हैं। पहली पश्चिमी हिंदी, फिर दूसरा पूर्वी हिंदी, फिर तीसरा मैंने बताया बिहारी हिंदी, और चौथी बताई पहाड़ी हिंदी, और अंतिम मैंने बताई राजस्थानी हिंदी। तो प्यारे बच्चों, आज इस वीडियो में हमने 5 जो बिंदु हैं अच्छे अच्छे उनके बारे में हमने रिवीजन किया, और अंत में इसमें कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपको करने हैं। धन्यवाद। जय हिंद।